आप अच्छा बनेंगे या खराब, यह आपके सोच पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बनेंगे, और यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुरा बनेंगे। नमस्ते, मैं हूं डियर प्रताप सर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, तो विद्यार्थी के लिए पढ़ाई का मात्र एक ही साधन उपलब्ध है, वो ऑनलाइन घर बैठे पढ़े। इसलिए घर बैठे पढ़ने के क्रम में हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण, यानी संस्कृत को पढ़ेंगे। तो संस्कृत का जो क्लास होने वाला है, ये वर्ग मुख्य रूप से वर्ग जो होगा, इसमें 9 का बच्चा भी, 9th प्लस 10th, 9वां और 10वां दोनों क्लास के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो क्लास होगा संस्कृत व्याकरण, सब्जेक्ट है, विषय है संस्कृत व्याकरण, जिसमें 9वां और 10वां के बच्चे जो बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं संस्कृत व्याकरण में। सबसे पहले हम संस्कृत जान लेते हैं क्या है। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है, ये बहुत पौराणिक भाषा है। यानी कि हमारे अगर प्राचीन काल के क्षेत्र में जाए, प्राचीन काल के समय की बात करें, उस समय जो भी लिखा पढ़ा जाता था संस्कृत भाषा में ही लिखा। भाषा क्या है? भाषा वह अभिव्यक्ति है, यानी कि किसी चीज़ को, अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे के सामने हम प्रकट करते हैं, जो माध्यम बनता है उसी को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा, लेकिन संस्कृत भाषा को आखिर क्यों पढ़ा जाता है? क्या ऐसा वजह है कि संस्कृत को पढ़ना जरूरी है? संस्कृत इसलिए पढ़ा जाता है, संस्कृत को कहता है, संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत को समझना है तो संस्कृत ऐसे है ना, संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, यानी संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत जो है भारतीय भाषा की माँ है। सभी प्रकार की, जितने भी प्रकार की भारत में भाषाएं बोली जाती है, सभी मुख्य रूप से संस्कृत से ही निकला जाता है। इसलिए संस्कृत का बहुत ही अधिक महत्व है। देखिए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जितने भी प्रकार के धार्मिक बुक लिखे गए हैं सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो संस्कृत का तो बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए संस्कृत को हमें जानना पड़ेगा, संस्कृत को पढ़ना ही पड़ेगा। खास करके बिहार बोर्ड, हमारा बिहार सरकार अंग्रेजी का मार्क्स मैट्रिक के अंक में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन संस्कृत का जोड़ते हैं। तो समझ सकते हैं संस्कृत का कितना बड़ा योगदान है। और बच्चे संस्कृत से डरते हैं। संस्कृत से क्यों डरते हैं? क्योंकि संस्कृत कभी पढ़ते नहीं है। डायरेक्ट 10वीं वर्ग में जब आते हैं तब उनको लगता है नहीं यार, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर जाएंगे। तो हम समय ना बर्बाद करेंगे, बच्चों को संस्कृत सिखाएंगे, संस्कृत से डर भगा देंगे। जैसे हम बता दिए संस्कृत क्या है। संस्कृत सभी प्रकार की भारतीय भाषाओं की माँ है, यानी सभी प्रकार की भाषाओं की जननी है। तो अब देखते हैं संस्कृत जानने से पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले संस्कृत को जानने के लिए हम काल को समझेंगे, टेंस को समझेंगे, लकार को समझेंगे। यानी हम जैसा कि जानते हैं टेंस जो है, टेंस ही किसी भाषा को, यानी काल ही किसी भाषा को समझने में मदद करता है। लकार, लकार को ही हम कहते हैं काल, और काल को ही कहते हैं टेंस। लकार कहते हैं संस्कृत में, और काल कहते हैं हिंदी में, टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जिसको हम टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, उसी को हिंदी में काल कहा जाता है। हिंदी में काल कहा जाता है। और आप पहली बार सुन रहे हैं, लग तो रहा है कि संस्कृत को क्या कहा जाता है? लकार कहा जाता है। ओहो, यानी तीनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग है। जैसे घर में नाम पिंटू, कोचिंग में नाम चिंटू, स्कूल में नाम सोहन, होता ना, एक ही आदमी का 4 नाम, वही यहाँ है। संस्कृत में लकार कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, लेकिन है सबका मतलब सेम। तो सबसे पहले हमको लकार समझना पड़ेगा। लकार है क्या? लकार कहते किसको है, टेंस कहते किसको है? तो कहते हैं क्रिया करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। क्रिया करने में जो
समय लगता है उसे लकार कहते हैं, यानी उसे काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है क्रिया करने में जो समय लगता है, दो वर्ड को ध्यान से देखना है। क्रिया, क्रिया समझते हैं, जिससे करना या होना जाना जाता है। कोई भी चीज का हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं और कुछ करते हैं, जितने प्रकार की एक्टिविटी करते हैं सभी क्रिया है, यानी जिसके अंत में ना हो, यानी जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, चलना, ये सभी क्रिया है। और समय तो आप जान ही रहे हैं, टाइम, टाइम इज मनी, तो जैसा आप जान रहे हैं। तो कहता है क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्रिया, कोई भी काम करते हैं तो समय लगता है ना, समय लगता है, वह कोई काम करने में कितना समय लग रहा है। तो कहता है क्रिया, और मुख्य रूप से समझना है क्रिया और समय के बीच का जो संबंध रहता है, क्रिया और समय का बीच का जो संबंध को बताता है, उसी को हम लकार कहते हैं या काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। जैसे क्या करते हैं, मान लेते हैं हम, श्याम पढ़ता है। श्याम क्या करता है, पढ़ता है। समय क्या डिनोट कर रहा है, श्याम क्या है, श्याम एक लड़का है, लड़का है, उसका नाम है श्याम। वो क्या करता है, पढ़ता है। क्या कर रहा है, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा है, पढ़ता है। कब पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है। श्याम पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है, यानी श्याम पढ़ रहा है, पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है, यानी अभी का डिनोट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी को डिनोट करे, प्रेजेंट को बतावे, उसको कहते हैं वर्तमान काल। अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी श्याम पढ़ता है। इसी को हम लिखेंगे श्याम पढ़ेगा, पढ़ेगा, श्याम पढ़ेगा। श्याम अभी पढ़ नहीं रहा है, आगे वाले समय में पढ़ेगा। सॉरी, पहले हम इसको भूतकाल को देख लेते हैं। श्याम ने पढ़ा था, ये कहता है श्याम ने पढ़ा था, यानी श्याम नाम का एक लड़का है, क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ा, पढ़ना। कब पढ़ा, पहले पढ़ चुका है। समय कब बता रहा है, पहले का समय का बात कर रहा है, पहले कभी पढ़ा होगा, इसलिए कहता है श्याम ने पढ़ा था। तो पहले यानी बीत गया, बीत गया, इसलिए इसको कहते हैं भूतकाल। अब इसी का एक और वाक्य लिखते हैं, जैसे श्याम पढ़ेगा। श्याम पढ़ेगा, यानी श्याम लड़का है, क्रिया क्या है, पढ़ना। समय क्या बता रहे हैं, पढ़ेगा, यानी आगे जो आने वाला समय है वो समय पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ेगा आगे आने के क्रम में, इसलिए इसको कहते हैं भविष्य काल। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कितना इजी है। तो क्या है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं या लकार कहते हैं। ठीक, यानी क्रिया और समय के बीच में जो संबंध होता है उसी को बताने वाले को लकार कहते हैं। इसलिए श्याम पढ़ता है, वर्तमान काल, अभी के समय में पढ़ रहा है। अब पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया यानी भूतकाल को, यानी कि पिछले समय को डोनेट कर रहा है। और श्याम पढ़ेगा यानी आने वाले समय में पढ़ेगा, यानी आगे का जो समय है उस क्रम में वो क्रिया करेगा, काम करेगा। ठीक, तो अब हम लकार समझ लिए हैं, यानी काल किसको कहते हैं वो समझ लिए हैं संस्कृत में। अब जानते हैं आखिर संस्कृत व्याकरण में लकार कितने प्रकार का होता है। जैसे हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, मुख्य रूप से 3 ही होता है। लेकिन संस्कृत में जानते हैं संस्कृत में आखिर कितना आता है। तो भाई देखना है, संस्कृत व्याकरण में लकार मुख्य रूप से संस्कृत व्याकरण में लकार 10 प्रकार के होते हैं। लकार के प्रकार जो है, लकार के प्रकार संस्कृत व्याकरण में 10 होते हैं, एक नहीं 10 होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से या मुख्यतः इसमें 5 ही हैं, यानी लकार के मुख्य भेद 5 है, यानी 5 प्रकार के लकार को ही पढ़ा जाता है मुख्य रूप से। 10 प्रकार के हैं लेकिन 5 पे ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किया जाता है, तो इसलिए हम 5 ही पढ़ेंगे। तो 5 प्रकार कौन कौन है, तो सबसे पहले आपका लट लकार। लट लकार, इसी को कहते हैं हम हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल बोले आप समझ गए होंगे, ओ वर्तमान काल को ही लट लकार कहते हैं। जैसे वर्तमान काल क्या हो गया,
मैं पढ़ता हूँ, राम पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन खेलेगा, सॉरी मोहन खेलता है। ये सभी क्या हो गया आपका लट लकार वर्तमान काल। दूसरा होता है लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार होता है, इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल तो आप समझ रहे होंगे, यानी आने वाला समय, जो अभी नहीं, आने वाला समय। जैसे राम किताब पढ़ेगा, यानी आगे आने वाला समय, इसी को कहते हैं भविष्यत काल। तीसरा होता है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल आप समझ रहे हैं, बीत गया। जैसे राम ने किताब पढ़ा था, यानी पढ़ लिया, किताब क्या किया पहले पढ़ लिया, यानी भूतकाल, बीत गया। बीता हुआ काल को भूतकाल कहते हैं। चौथा नंबर जो होता है लोट लकार। इसका मतलब होता है अनुज्ञा या आज्ञावाचक, यानी कि आज्ञा लेना, किसी से आज्ञा लेने का जब काम करते हैं तो कहते हैं लोट लकार। उसको लोट लकार के अंतर्गत जानते हैं। तो एक होता है विदलिंग। विदलिंग इसका मतलब होता है चाहिए, यह इच्छार्थ, यानी कोई चीज की जब हमको इच्छा होती है, जैसे मुझे किताब चाहिए, जब उस तरह का वाक्य को बनाएंगे तो वो विदलिंग के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के लकार के 5 ही प्रकार को पढ़ेंगे। लट लकार, वर्तमान काल, लिट लकार, भविष्यत काल, लंग लकार, भूतकाल, लोट लकार, अनुज्ञा, विदलिंग, चाहिए। अगर आप इतना जान चुके हैं तो अब हमको जानना पड़ेगा कर्ता रूप। कर्ता रूप के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, संस्कृत जानने के पहले कर्ता रूप को जानना अनिवार्य है। तो टॉपिक देते हैं कर्ता रूप। कर्ता रूप, इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, बता रहे हैं क्या होता है, उत्तम पुरुष। उसके बाद लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस तरह आप खाका बना लें। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे प्रथम पुरुष में हो गया आपका स, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, सा, ते, ता। ये होता है आपका इस पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग मतलब पुरुष के लिए। ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी स्त्री के लिए। जब हम पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे तो सा, तो, ते का प्रयोग करेंगे, सा, ते, ता का प्रयोग करेंगे, तो हम युवाम, युवाओं का प्रयोग करेंगे, हम, सॉरी आगे देखते हैं, पहले इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन क्या होता है? वचन ये नंबर, वचन अंग्रेजी में पढ़े होंगे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, वही होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में जैसे 2 वचन होता है। एक वचन जिससे एक का बोध हो, और बहुवचन जिससे एक से अधिक का बोध हो। जैसे एक कुर्सी हो गया एक वचन, 5 कुर्सियां हो गया बहुवचन। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत में वचन जो होता है 3 होता है, हिंदी की तरह नहीं, एक वचन बहुवचन 3 होता है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। यानी एक वचन जिससे एक का बोध हो अकेला, द्विवचन जिससे 2 का बोध है, जिससे 2 लड़का खेल रहा है।
तो यहाँ पे द्विवचन होगा। और उसके बाद बहुवचन, जिससे दो से ज्यादा का बोध, उसको हम बहुवचन कहेंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे है पुरुष समझना होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पे देखना है पहले देखते हैं उत्तम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, बोलने वाला। जैसे मैं, हम, मैं बोलता हूं, यानी कि कोई काम हम कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा, इसी को कहते हैं हम उत्तम पुरुष। बोलने वाला को कहते हैं उत्तम पुरुष, जो भी बोलता है। उसके बाद होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, सुनने वाला। जैसे तुम लोग, तुम सब बोलते हैं, तुम सुन कौन रहा है? तुम बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं, यानी ये हो गया बोलने वाला उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या होगा? सुनने वाला। ठीक, मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? सुनने वाला को। और प्रथम पुरुष जो होता है, इस किसको कहते हैं? जिसके विषय में चर्चा हो, इसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे जो तीसरा व्यक्ति जो यहाँ पे नहीं है, जैसे मान लीजिए राम और श्याम बात कर रहा है, दोनों साथ में है, उसका दोस्त कोई मोहन है जो अभी यहाँ नहीं है, उसके बारे में बोल रहा है, वो बहुत खराब लड़का है या वो बहुत अच्छा लड़का है। यानी तीसरे विषय, जो आदमी वहाँ उपस्थित नहीं है, किसी और के बारे में जब चर्चा करते हैं, किसी जिसके विषय में कुछ चर्चा होता है, उसी को कहते हैं प्रथम। जैसे वह, क्या कहता है? वह आदमी वहाँ बगल में नहीं है, दूर में रहता, वह आदमी, वे लोग आए थे, यानी जिसके विषय में कुछ चर्चा हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष। बोलने वाला मैं, हम, ये हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला तुम लोग, और जिसके विषय में कहा जाए। तो अब यहाँ पे समझना ये क्या है भाई? सा तौ ते तुम युवाम युवाम अहम अवाम बयाम, इसका मतलब क्या होता है? जो पहली बार सुन रहा है उसको तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है। सा और सा का मतलब होता है वह। यहाँ पे याद रखना है, स्त्री के लिए, लड़की के लिए प्रयोग करेंगे सा, और लड़का के लिए प्रयोग करेंगे सा, वह। वे दोनों क्यों लिखे? क्या लिखा है? द्विवचन। वे लोग बहुवचन। ये हो गया आपका, समझ रहे हो? अगर वे सभी लड़कियां, तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे ता का, ते का नहीं, ता का। उसके बाद त्वम का मतलब होता है तुम, मध्यम पुरुष है, सुनने वाला। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, क्योंकि द्विवचन है इसलिए हम लिखेंगे तुम दोनों। युयाम का मतलब होता है तुम लोग। अहम का मतलब होता है मैं। अवाम का मतलब होता है हम दोनों, दो आदमी जब बोलेगा, बोलने वाला। वयम का मतलब होता है हम लोग। आई होप आप अगर इतना समझ गए हैं, तो एक बार फिर से बता दें। तो ये आपका जो है स या सा का मतलब वह होता है, तो या ते का मतलब वे दोनों होता है, ते या ता का मतलब वे लोग होता है। ध्यान रखना है कि स तो ते का प्रयोग करेंगे पुरुष के लिए, स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे सा ते ता। त्वम का मतलब होता है तुम अगर एक हो, युवाम का मतलब तुम दोनों अगर दो हो, और युयाम का मतलब होता है तुम लोग अगर दो से ज्यादा हो। अहम मतलब मैं का प्रयोग कहीं रहेगा, मैं पढ़ता हूँ, तो वहां पे प्रयोग करेंगे अहम का। अवाम मतलब हम दोनों, अवयम मतलब हम लोग। ठीक, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसको आपको हम समझा चुके हैं। उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला, और मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला। सुनने वाला तुम होता है, बोलने वाला मैं होता है। और प्रथम पुरुष का मतलब होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, चर्चा की जाए, जैसे हुआ वे लोग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर इतना आप समझ गए हैं, तो आप अब संस्कृत व्याकरण में ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी को संस्कृत में बदलने के लिए, यानी ट्रांसलेट करने के लिए बहुत जल्द सीखने वाले हैं। इतना सीखने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। पहले इतना आप कर लें, उसके बाद अगली क्लास यानी नेक्स्ट क्लास जब होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। जैसे बनाएंगे मैं किताब पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामी, कैसे होगा इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। अगर मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को बताएं, ताकि उनका 10वीं का तैयारी सही से हो सके। इस लॉकडाउन में घर में रहें, बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर हमारा काल कोरोना बैठा हुआ है।